हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। देखिए, लास्ट क्लास में हमने आपको वेक्टर प्रोडक्ट के एप्लीकेशंस बताए थे कि भाई वेक्टर प्रोडक्ट के एप्लीकेशंस क्या होते हैं। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स मैं आप लोगों को उसके अंदर से बता चुका हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी और कंसेप्ट भी आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा नया टॉपिक। ये बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, बिल्कुल नया टॉपिक है। और जब ये सारे टॉपिक हम लोग पढ़ लेंगे फिर हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट करेंगे। हर लेवल का क्वेश्चन हम इसके ऊपर लगाएंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम सभी कंसेप्ट को अच्छे तरीके से पढ़ लें बेटा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट हमारा बेटा, टॉपिक का नाम है रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। देखो बेटा, आज का टॉपिक हमारा ये है रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। बहुत शानदार टॉपिक है स्टूडेंट, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, आप ये समझिए बहुत बढ़िया टॉपिक है। अब किस तरीके से हम इस टॉपिक को कवर करेंगे आप लोग ये जानेंगे। मैं आपको बताना स्टार्ट कर रहा हूँ, अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करिएगा, क्योंकि ये टॉपिक हमारे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है। सबसे ज़्यादा मायने अगर कोई टॉपिक हमारे लिए रखता है इस चैप्टर में तो वो यही है। हमें बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है बेटा, चलिए। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर का पॉइंट नंबर 1 हमारे पास में ये है कि अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हमारे पास में आ जाते हैं, मान लीजिए कि यह है वेक्टर ए और यह है वेक्टर बी। दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में आ गए, एक ही डायरेक्शन में है दोनों वेक्टर, तो इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए इन दोनों वेक्टर्स को बेटा हम ऐड कर देंगे और फाइनल आंसर हमारे पास में आएगा r इज इक्वल टू a प्लस बी। अगर दो वेक्टर हमारे पास में एक ही डायरेक्शन में चले जाते हैं तो इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए इन दोनों वेक्टर्स को हम कर देंगे आपस में ऐड और फाइनल आंसर हमारे पास में निकल कर आएगा r इज इक्वल टू a प्लस बी। ओके, बहुत छोटा सा पॉइंट है हमारे पास में। जैसे कि आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर बेटा। एग्जाम्पल ये है, एक वेक्टर हमारे पास में इस डायरेक्शन में है, इस वेक्टर की वैल्यू है 5 न्यूटन, और एक वेक्टर और है हमारे पास में इस डायरेक्शन में, इसकी वैल्यू है 4 न्यूटन। देखो, दो वेक्टर है हमारे पास में, एक की वैल्यू है 5 न्यूटन और दूसरे की वैल्यू है 4 न्यूटन। दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है बेटा तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम दोनों को कर देंगे ऐड और फाइनल आंसर निकल कर आएगा हमारे पास में 9 न्यूटन। ये हमारा फाइनल आंसर निकल कर आएगा बेटा। ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके, अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 2 पर। देखिए, पॉइंट नंबर 2 हमें क्या कहता है बेटा, अगर हमारे पास में दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है बेटा, एक दूसरे के अपोजिट है। कुछ इस तरीके से देखो, एक वेक्टर है हमारे पास में ए और दूसरा वेक्टर है हमारे पास में बी। दोनों वेक्टर की डायरेक्शन है एक दूसरे के अपोजिट। तो हम क्या करने वाले हैं, तब हम करने वाले हैं माइनस, और हम हमेशा बड़े वेक्टर में से छोटे वेक्टर को माइनस करते हैं जब दो वेक्टर्स की डायरेक्शन होती है एक दूसरे के अपोजिट। आप देखो जरा, एक वेक्टर है हमारे पास में ए, एक वेक्टर है बी। ए वेक्टर बड़ा है, बी वेक्टर छोटा है, माइनस तो करना पड़ेगा पक्का, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो जैसे ही हम माइनस करेंगे ना बेटा, ए में से बी को हम माइनस करेंगे तो फाइनल आंसर जो हमारा निकल कर आएगा वो हमारा निकल कर आएगा a माइनस बी। रिजल्टेंट हमारा निकल कर आएगा a माइनस बी, और इस रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन होगी ना बेटा वो बड़े वाले वेक्टर के हिसाब से होगी। बड़े वाला वेक्टर कौन सा है, a। यहाँ जो है वो a b से बड़ा है, तो रिजल्टेंट a की ही डायरेक्शन में होगा। आप एग्जाम्पल के तौर पे ना ये देखो बेटा, एग्जाम्पल के तौर पे आप ये देखो, एक वेक्टर है हमारे पास में इस तरफ, इस वेक्टर की वैल्यू है 15 न्यूटन। ओके, और एक वेक्टर है हमारे पास में इस तरफ, इस वेक्टर की वैल्यू है हमारे पास में 20 न्यूटन। भाई दो वेक्टर हैं बेटा हमारे पास में, एक वेक्टर है 15 न्यूटन, एक वेक्टर है 20 न्यूटन,
और दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। दिख रहा होगा आप लोगों को, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो हम क्या करेंगे, हम बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे और डायरेक्शन बड़े वाले के हिसाब से रखेंगे। बड़ा कौन सा है, 20 न्यूटन वाला, उसकी डायरेक्शन किधर है, इधर है। तो बेटा रिजल्टेंट आएगा हमारे पास में ये, और रिजल्टेंट की वैल्यू बननी है हमारे पास में 5 न्यूटन। रिजल्टेंट हमारे पास में ये आएगा और रिजल्टेंट की जो वैल्यू बननी है हमारे पास में वो बननी है 5 न्यूटन। ये हमारी रिजल्टेंट की वैल्यू बननी है स्टूडेंट। बस आपको याद रखना है, अगर दो डायरेक्शन अपोजिट हो तो माइनस करना है, दो डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में हो तो प्लस करना है। अपोजिट डायरेक्शन के केस में रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन आपको रखनी है वो बड़े वाले वेक्टर के हिसाब से आपको रखनी है। जिस तरफ बड़ा वेक्टर होगा रिजल्टेंट भी हमारा उसी तरफ जाएगा। ठीक है, ये दो छोटे छोटे से पॉइंट है बेटा हमारे पास में। पहले आप इन्हें नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। जल्दी से नोट डाउन करिए। ओके स्टूडेंट, अब आ जाते हैं बेटा हम लोग पॉइंट नंबर 3 पर। देखो पॉइंट नंबर 3 हमारे बड़े काम का है यार, बहुत ही काम का पॉइंट है, बहुत ध्यान से आपको देखना है। बेटा दो वेक्टर हम लोगों को दे रखे हैं, एक वेक्टर है इधर और एक वेक्टर है इधर। ये जो वेक्टर है हमारे पास में, इस वेक्टर का नाम है ए और इस वेक्टर का नाम है हमारे पास में बी। ये दो वेक्टर हम लोगों को दे रखे हैं। ठीक है, ना तो दोनों सेम डायरेक्शन में है और ना ही दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। दोनों के बीच हल्का सा एंगल बन रहा है बेटा, दोनों के बीच हल्का सा एंगल बन रहा है थीटा, दोनों के बीच हल्का सा एंगल बन रहा है थीटा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब आप देखिए, इस ए और बी का जो रिजल्टेंट जाने वाला है ना स्टूडेंट, इस ए और बी का जो रिजल्टेंट जाने वाला है, ये ए है और ये बी है। मान लीजिए हम लोग ये कह देते हैं कि बी वेक्टर बड़ा है और ए वेक्टर छोटा है। ये जो बी वेक्टर है ये बड़ा है और ये जो ए वेक्टर है ये छोटा है। तो जो रिजल्टेंट होगा बेटा हमारा वो बड़े वाले वेक्टर की तरफ जाएगा, बीच में से स्टार्ट होगा और बड़े वेक्टर की तरफ जाएगा। ऐसे बी बड़ा है और ए छोटा है तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा बीच में से स्टार्ट होगा और बड़े वेक्टर की तरफ जाएगा। जो आदमी ज़्यादा ताकतवर होता है कंडीशन उसकी तरफ चली जाती है। तो ये समझ लीजिए कि वही सिचुएशन है कि बी ज़्यादा ताकतवर है, ए कम ताकतवर है, तो रिजल्टेंट बी की तरफ चला जाएगा। हमने इसे नाम दिया है बेटा रिजल्टेंट आर, हमने इसे नाम दिया है रिजल्टेंट आर। और इस रिजल्टेंट आर को लिखने का तरीका देख लीजिए क्या होगा। इस रिजल्टेंट आर को लिखने का तरीका होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मॉड। बेटा ये इसे लिखने का तरीका होगा, ध्यान रखिएगा। जहां भी कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और मॉड क्लोज, इसका मतलब यह है कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट हम लोग निकालने जा रहे हैं। हम दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने जा रहे हैं बेटा। अब आप देखो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉड को हम लिख क्या सकते हैं? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉड को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ आएगा हमारे पास में cos थीटा। हम मॉड ए प्लस बी को ये लिख सकते हैं स्टूडेंट, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मॉड क्लोज, हम इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। वे थीटा, यहाँ थीटा क्या है भाई? यहाँ थीटा है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। यहाँ थीटा है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये हमारा यहाँ थीटा कहलाएगा स्टूडेंट। समझ आ रही बात? यह है थीटा, यानी थीटा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है हमारे पास में। अच्छा, अब ये जो एंगल निकल कर आएगा बेटा, रिजल्टेंट बी से जो एंगल बना रहा है, इस एंगल को मैंने कहा अल्फा और इस एंगल को मैंने कहा बीटा। अब तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है तो अल्फा और बीटा का जो सम होगा वो पूरे थीटा के इक्वल होगा या नहीं होगा? अल्फा और बीटा का जो सम होगा वो पूरे थीटा के इक्वल होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि थीटा की वैल्यू हमारे पास में रहेगी अल्फा प्लस बीटा। थीटा हमारे पास में रहने वाला है अल्फा प्लस बीटा। और इस अल्फा को निकालने का तरीका क्या होगा? इस अल्फा को निकालने का तरीका क्या हमारा होने वाला है, ये हमें देखना है बेटा। इस अल्फा को निकालने का तरीका होने वाला है
tan अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा एंगल किसके किसके बीच में बन रहा है जरा मुझे ये बता दो। अल्फा एंगल बन रहा है आर के और बी के बीच में, आर के और बी के बीच में बन रहा है ना, तो ना तो आपको आर को लेना है ना आपको बी को लेना है। बहुत समझने वाली बात है बेटा ये, कि ये जो एंगल निकालने का तरीका है ये क्या है, ये आर है ये बी है, आर के और बी के बीच में अल्फा एंगल बन रहा है, तो ना तो आर को लेना है ना बी को लेना है, आपको ए को लेना है। यहाँ रखा जाएगा आपके पास में ए साइन थीटा और नीचे आएगा आपके पास में बी प्लस ए कॉस थीटा। ये आपके पास में tan अल्फा निकालने का तरीका है बेटा। ये दो वेक्टर के रिजल्टेंट निकालने का तरीका है और रिजल्टेंट कहाँ गया है ये अल्फा निकालने का तरीका है। चिंता मत करो बिल्कुल, ये तो सिर्फ एक कंसेप्ट है, अभी तो हमें इसकी डेरिवेशन भी ड्राइव करनी है और बहुत सारे सवाल इसके ऊपर करने हैं। इतने क्वेश्चन करेंगे कि बिल्कुल अप्रोच क्लियर हो जाएगी आप लोगों की, कोई डाउट नहीं रहेगा आप लोगों को। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए आप लोग बेटा। चलिए अब हम आप लोगों को बताते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। देखो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बना हमारे पास में, जरा देखिएगा। एक वेक्टर हमें दिया गया है ये और एक वेक्टर हम लोगों को दिया गया है ये। ठीक है भाई, इस वेक्टर की वैल्यू दे रखी है 6 न्यूटन, इस वेक्टर की वैल्यू दे रखी है 8 न्यूटन और इनके बीच का एंगल हमें दे रखा है 60 डिग्री। देखो बेटा ध्यान से, एक वेक्टर हम लोगों को दे रखा है 6 न्यूटन, एक वेक्टर हम लोगों को दे रखा है 8 न्यूटन और इनके बीच का जो एंगल है ये हमें दे रखा है 60 डिग्री। हमें बताना है कि रिजल्टेंट कितना होगा। रिजल्टेंट मैंने बेटा इसे मान लिया है A और मैंने इसे मान लिया है B। अब आप ये देखो कि इनमें से बड़ा कौन है, जरा मुझे जल्दी से बताओ कि इनमें से बड़ा कौन है, 6 बड़ा है या 8 बड़ा है। तुम कहोगे कि सर क्या बात पूछ रहे हो, ये तो बड़ी कमाल की बात आपने पूछ ली, 6 न्यूटन बड़ा है या 8 न्यूटन बड़ा है। ऑब्वियसली 8 न्यूटन बड़ा है। बताओ 8 न्यूटन बड़ा है या नहीं बड़ा है, तो रिजल्टेंट हमारा चला जाएगा यहाँ पर, यानी 8 न्यूटन की तरफ हमारा रिजल्टेंट चला गया। बेटा इस एंगल को मैंने नाम दे दिया अल्फा। पहले रिजल्टेंट हम निकालते हैं भाई। रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला है बेटा हमारे पास में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ आएगा हमारे पास में cos थीटा। ये हमारे पास में रिजल्टेंट निकालने का तरीका है बेटा। चलो निकालते हैं भाई और देखते हैं कि क्या आंसर बनेगा। रिजल्टेंट इज इक्वल टू, बताइए a की वैल्यू क्या है आपके पास में, a की वैल्यू है 6 का स्क्वायर करेंगे 36। b की वैल्यू क्या है आपके पास में, b की वैल्यू है 8, स्क्वायर करेंगे 64। ओके, अब आ जाइए यहाँ, a की वैल्यू है 6, b की वैल्यू है 8 और यहाँ आएगा हमारे पास में थीटा की जगह 60 डिग्री, एंगल की जगह मैंने रख दिया बेटा 60 डिग्री। अब देखो फाइनल आंसर हमारा क्या निकल कर आने वाला है। रिजल्टेंट इज इक्वल टू, रिजल्टेंट इज इक्वल टू बेटा यहाँ है 36, यहाँ है 64, अच्छा यहाँ है हमारे पास में 12 इंटू 8 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। cos 60 की जो वैल्यू हमारी होती है बेटा वो होती है 1/2। इससे ये कैंसिल आउट, ये आ गया 6 इंटू 8 48। देखो आंसर क्या बना हमारे पास में, आंसर बना 148 यूनिट, अंडर रूट 148 यूनिट। 36 और 64 100, ये 48, आंसर आ गया 148 यूनिट। यानी इन दोनों का जो रिजल्टेंट जाएगा वो यहाँ जाएगा और रिजल्टेंट की वैल्यू होगी हमारे पास में ये। अब हमें ये देखना है कि ये जो रिजल्टेंट है ये B से कितना एंगल बना रहा है और A से कितना एंगल बना रहा है, यहाँ से कितना एंगल बनेगा और यहाँ से कितना एंगल बनेगा। यानी इधर ले जाने के लिए 6 न्यूटन काम कर रहा है, इधर ले जाने के लिए 8 न्यूटन काम कर रहा है। ना ये 6 न्यूटन की तरफ जाएगा ना 8 न्यूटन की तरफ जाएगा, बीच में चला जाएगा। हाँ थोड़ा 8 न्यूटन की तरफ इसका झुकाव जरूर रहेगा, क्योंकि 8 न्यूटन बड़ा फोर्स है ना, उस तरफ इसका झुकाव रहेगा बेटा। अब हमें बताना है कि ये अल्फा एंगल कितना होगा। अब मैं आप लोगों को अल्फा निकालने की एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं जो आपको ध्यान रखना है। tan अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा एंगल बताना है ना बेटा। देखो अल्फा किसके किसके बीच में है, अल्फा आर के और बी के बीच में है। तो ना तो आपको आर लेना है ना आपको बी लेना है, आपको ए लेना है।
तो आप लिखोगे a साइन 60 अपॉन a कॉस 60 और यहाँ कर दोगे दूसरा वेक्टर प्लस, यहाँ दूसरा वेक्टर आप प्लस कर दोगे। बेटा ये कंडीशन हमारे पास में बन गई। अब a की जो वैल्यू है हमारी वो है 6, साइन 60 की वैल्यू √3/2, b की वैल्यू है 8, ये है 6, कॉस 60 की वैल्यू 1/2। तो हमारे पास में आ गया बेटा tan अल्फा इज इक्वल टू 3√3 और नीचे आ गया है 11, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3√3 अपॉन 11, यानी ये जो रिजल्टेंट है ये b से इतना एंगल बनाने वाला है बेटा। ये जो रिजल्टेंट है ना ये b से इतना एंगल बनाने वाला है। ऐसे तो हम निकालेंगे रिजल्टेंट। देखो मैंने आपको बता दिया, अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो सिंपली ऐड कर देंगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो बड़े वेक्टर में से छोटे वेक्टर को माइनस कर देंगे। लेकिन अगर उनके बीच में थोड़ा सा भी एंगल बनेगा, एक वेक्टर इधर जा रहा है एक वेक्टर इधर जा रहा है और उनके बीच में बन रहा है एंगल, उस केस में हमें ये तरीका बेटा लगाना ही पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास में कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, करिए जल्दी से नोट डाउन, फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे। ओके स्टूडेंट, देखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास में। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि क्या है अपने पास में। भाई एक वेक्टर हम लोगों को दे रखा है बेटा यहाँ पर, और एक वेक्टर हम लोगों को दे रखा है यहाँ पर। यह है 4 न्यूटन और यह है 3 न्यूटन, और इनके जो बीच में एंगल बन रहा है यह है 90 डिग्री। ये है बेटा दो वेक्टर हमारे पास में, एक है हमारे पास में 4 न्यूटन और एक है हमारे पास में 3 न्यूटन। अब हमें बताना है कि रिजल्टेंट कहाँ जाने वाला है। भाई रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, चलो भाई रिजल्टेंट बनाते हैं ज़रा इसके बीच में। यार ये बताओ कि ये तो है 3 न्यूटन, ये है 4 न्यूटन, रिजल्टेंट बीच में जाएगा? लेकिन बिल्कुल बीच में नहीं जाएगा, बाइसेक्टर नहीं बनेगा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट थोड़ा 4 की तरफ चला जाएगा, ऐसे रिजल्टेंट ये 4 की तरफ चला गया हमारा। क्यों गया रिजल्टेंट 4 की तरफ? क्योंकि 4 बड़ा है और 3 छोटा है, इसीलिए रिजल्टेंट 4 की तरफ चला गया बेटा। ओके, इसके बाद आप लोग देखो, हमने इसे मान लिया है A और इसे हम लोगों ने मान लिया है B। समझ रहे हो बेटा, इसे हम लोगों ने मान लिया है A और इसे हम लोगों ने मान लिया है B, और इनके जो बीच में एंगल बन रहा है ये पूरा एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला है स्टूडेंट √a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस, यहाँ आ जाएगा 90, क्योंकि ये पूरा एंगल 90 डिग्री है। दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है ना बेटा, ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हमारे पास में 90 डिग्री है। अब देखो हम कैसे करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व। भाई cos 90 की वैल्यू होती है 0। cos 90 कितना होता है? cos 90 होता है 0। 0 की मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे तो ये पूरा टर्म हमारा 0 बन जाएगा। जब 0 की मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म हमारा 0 बन जाएगा। तो रिजल्टेंट की वैल्यू बनेगी हमारे पास में √a² प्लस b²। अब आप देखो बच्चों, a की वैल्यू क्या है भाई हमारे पास में? a की वैल्यू है हमारे पास में 3 स्क्वायर करेंगे 9, b की वैल्यू क्या है 4 स्क्वायर करेंगे 16, 9 और 16 कितना हो जाएगा 25, और 25 का आंसर आ जाएगा 5 न्यूटन। दिस इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। इन दोनों का जो रिजल्टेंट हमारा आने वाला है ये हमारा आने वाला है बेटा 5 न्यूटन। इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट हमारा आने वाला है ना स्टूडेंट, ये रिजल्टेंट हमारा आने वाला है 5 न्यूटन। उम्मीद है कि आप लोगों को बातें समझ में आ गई होगी कि कैसे मैंने रिजल्टेंट को फाइंड आउट किया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। भाई मैंने लेट किया कि ये जो एंगल है मेरे पास में, ये दिख रहा है आपको एंगल, ये एंगल है मेरे पास में अल्फा, यानी रिजल्टेंट यहाँ से अल्फा एंगल बना रहा है। अब ये अल्फा मुझे निकालना है, तो कैसे निकालूंगा अल्फा? देखो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, tan अल्फा निकालने का तरीका क्या है? अल्फा बन रहा है 5 के और 3 के बीच में, तो ना तो 5 लेना है ना 3 लेना है, इनके अलावा बचा 4, ये 4 लेना है आपको। 4 sin 90, 4 sin 90।
ये जो अल्फा एंगल है ये आर के और ए के बीच में बन रहा है, ना आर लेना है ना ए लेना है, बी लेना है आप लोगों को, बी और इनके बीच बनने वाला पूरा एंगल साइन 90। नीचे आएगा आर कॉस 90 और दूसरा वेक्टर था बेटा हमारे पास में 3, ये आ जाएगा यहाँ पर। अब आप देखो 4 साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 90 1, नीचे है 3 कॉस 90 0, 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0 एंड द करेक्ट आंसर इज 4/3। हमारे पास में जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा 4/3, यानी tan अल्फा इज इक्वल टू 4/3। सो अगर tan अल्फा 4/3 के इक्वल है तो tan की वैल्यू बनेगी हमारी tan इनवर्स 4/3। लो बेटा ये बनेगा हमारा आंसर, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है कि बातें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। करिए नोट डाउन, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे की तरफ। देखो बेटा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक और एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास में, एक वेक्टर हम लोगों को दिया गया है यहाँ पर और एक वेक्टर हम लोगों को दिया गया है यहाँ पर। कुछ ऐसी सिचुएशन है भाई हमारे पास में, ये जो वेक्टर हमें इस डायरेक्शन में दिया है यह है 8 न्यूटन और यहाँ जो वेक्टर हम लोगों को दिया है यह है 10 न्यूटन और इनके जो बीच में ये पूरा एंगल बन रहा है यह है 120 डिग्री। ये कंडीशन है बेटा हमारे पास में। एक वेक्टर है हमारे पास में 8 न्यूटन, एक वेक्टर है हमारे पास में 10 न्यूटन और इनके जो बीच का पूरा एंगल बन रहा है वो है 120 डिग्री। रिजल्टेंट बताना है कहाँ जाएगा, इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा हमें ये बताना है। ठीक है, तो आप ये देखो स्टूडेंट कि रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला आपके पास में है क्या बेटा। रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला है a² + b² + 2ab cos और इनके बीच में एंगल बन रहा है 120 डिग्री। ये सिचुएशन हो गई भाई हमारे पास में। √a² + b² + के 2ab और ये हो गया हमारे पास में cos 120 डिग्री। अब जरा मुझे एक बात बताइए आप, इन दोनों वेक्टर में बड़ा वेक्टर कौन है? 8 न्यूटन बड़ा है या 10 न्यूटन बड़ा है? ऑब्वियसली 10 न्यूटन बड़ा है, तो रिजल्टेंट हमारा थोड़ा सा 10 की तरफ जाएगा, इधर ये जाएगा बेटा हमारा यहाँ रिजल्टेंट हमारा 8 की तरफ ना जाकर रिजल्टेंट हमारा 10 की तरफ जाएगा। ओके, और रिजल्टेंट का जो नाम है वो है r। चलिए रिजल्टेंट निकाल देते हैं पहले हम लोग। रिजल्टेंट कितना निकलेगा? √। ठीक बेटा, a की वैल्यू है हमारे पास में 8 और b की वैल्यू है हमारे पास में 10, तो यहाँ रखेंगे 8 का स्क्वायर 64, यहाँ रखेंगे 10 का स्क्वायर 100, a की जगह आएगा 8, b की जगह आएगा 10 और ये है cos 120। cos 120 की वैल्यू होगी -1/2। याद रखिएगा आगे से, cos 120 की वैल्यू -1/2 है, आगे बहुत जगह इसका यूज आएगा। cos 120 की जो वैल्यू है हमारे पास में वो है -1/2। ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट, क्या बचा हमारे पास में? हमारे पास में बच चुका है 100 और 64, 164। बीच में है माइनस, क्योंकि ये माइनस यहाँ से यहाँ आ जाएगा और यहाँ बचेगा भाई हमारे पास में 80। बच गया 80, माइनस करेंगे एंड द करेक्ट आंसर इज √84 यूनिट, या हम ये कह सकते हैं √84 न्यूटन। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। यानी इन दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होने वाला है ना बच्चों हमारे पास में, इन दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट हमारे पास में होने वाला है वो इतना रिजल्टेंट होने वाला है। उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ आ गई होगी कि कैसे हम लोगों ने रिजल्टेंट को फाइंड आउट किया है एंड द करेक्ट आंसर इज √84 यूनिट। अब हमें निकालना है एंगल। भाई रिजल्टेंट है अपने पास में, ये हमने माना कि ये रिजल्टेंट यहाँ से ये जो एंगल बना रहा है ये एंगल बना रहा है अल्फा। अब बताओ अल्फा किसके किसके बीच में बन रहा है? अल्फा बन रहा है आर के और ए के बीच में। अल्फा एंगल जो हमारा बन रहा है वो आर के और ए के बीच में बन रहा है बेटा, आर के और ए के बीच में। तो अगर अल्फा आप लोगों को निकालना है
तो ना तो आपको आर लेना है और ना ए लेना है। अगर आपको अल्फा निकालना है ना तो आर लेना है और ना ए लेना है। आर के और ए के बीच में अल्फा बन रहा है तो आप इसे लोगे, तो ये बन जाएगा 10 साइन 120 10 कॉस 120 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास में 8 प्लस। यहाँ आ गया बेटा हमारे पास में 8 प्लस। अब देखिए क्या आंसर बना। 10 अल्फा इज इक्वल टू ये साइन 120 हो गया √3/2, 8 प्लस 10 और कॉस 120 हो गया माइनस के 1/2। लो बेटा सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर निकल जाएगा कि कितनी हमारी यहाँ से अल्फा की वैल्यू आने वाली है। तो इस कंडीशन में हमने आपको सिखाया है रिजल्टेंट निकालना और यहाँ हमने आपको सिखाया है कि रिजल्टेंट के और दूसरे वेक्टर के बीच में कितना एंगल बनेगा। जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे बेटा आगे की तरफ। चलो बच्चों अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो भाई हमने आपको एक छोटी सी बात सिखाई यहाँ पर, वो क्या है ज़रा समझिएगा। अगर एक वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में है और एक वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में है, ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, तो रिजल्टेंट आपका जाएगा यहाँ पर और इनके बीच का ये जो एंगल आपको दे रखा है ये है थीटा। तो एक तो रिजल्टेंट को जो लिखने का तरीका है ना बेटा वो ये है, ध्यान रखिएगा। जब भी ऐसा कहीं लिखा हुआ आएगा ना आपके पास में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, आप झट से समझ जाएंगे कि हम दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ आएगा तो इसका मतलब दो वेक्टर के रिजल्टेंट से है। और ऐसी कंडीशन को आप कुछ ऐसे लिख सकते हो, ध्यान रखिएगा बेटा। ऐसी कंडीशन को अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ आता है तो आप उसे कुछ ऐसे लिख सकते हो बेटा, ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसे आप उसे लिख सकते हो। मॉड ए प्लस बी को आप लिख सकते हो ये a² + b² + 2ab cos थीटा। थीटा का मतलब ये है कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है। ओके अच्छा आगे देखिए आप, अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ आता है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो ये भी रिजल्टेंट को ही शो करता है। अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ आता है ना तो ध्यान रखिएगा ये भी शो रिजल्टेंट को ही करेगा। और इसे लिखने का तरीका है बेटा हमारे पास में ये a² + b² - 2ab cos थीटा। बेटा ध्यान रखिएगा मॉड a प्लस बी को आप लिख सकते हो ये, मॉड a माइनस बी को आप लिख सकते हो ये। अगर कहीं आता है मॉड a तो मॉड a को आप सिंपल a लिख सकते हो, और अगर कहीं आता है मॉड b तो मॉड b को आप सिंपल c लिख सकते हो। ध्यान रखिएगा बेटा ये हमारे पास में कंडीशन है, ये हमारे पास में कंडीशन है। आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखना है। मतलब आप ये समझ लो कि आज की क्लास का अगर कोई सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को सीखना चाहिए तो वो ये है कि मॉड a प्लस बी को लिखा जा सकता है ये, मॉड a माइनस बी को लिखा जा सकता है ये, मॉड a को a लिख सकते हैं और मॉड b को हम b लिख सकते हैं। सॉरी मैंने c लिख दिया यहाँ पर, मॉड b को हम लिख सकते हैं b। आज की क्लास का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, और सबसे ज़्यादा सवाल कंपटीशन एग्जाम में इसके ऊपर पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा सवाल बेटा। ठीक है जल्दी से नोट करिए, फिर हम इसके ऊपर एग्जाम्पल करने स्टार्ट करेंगे। हमें डेरिवेशंस भी करनी है, जल्दी नोट करिए आप लोग। अब आप देखो बेटा जैसे कि हमारे पास में बना एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास में ये बना मॉड a वेक्टर प्लस मॉड b वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर माइनस के b वेक्टर मॉड क्लोज। ये हमारे पास में प्रॉब्लम है। ऑलरेडी बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में ये प्रॉब्लम पूछी जा चुकी है। मॉड a प्लस बी इज इक्वल टू मॉड a माइनस बी। प्रॉब्लम बनी फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। लो बेटा ये है हमारे पास में प्रॉब्लम। मॉड a प्लस बी इज इक्वल टू मॉड a माइनस बी। आपको निकालना है वेक्टर a और वेक्टर b के बीच में आने वाला एंगल। अब कैसे निकालेंगे हम लोग, जरा ध्यान करिएगा आप लोग। देखो
आप सबसे पहले ये देखो कि मॉड ए प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं। भाई मॉड ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये हो गया कॉस थीटा। मॉड ए प्लस बी को हम ये लिख सकते हैं स्टूडेंट। अभी मैंने बताया था मॉड ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं। मॉड ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab कॉस थीटा। ठीक है बेटा, हमने मॉड ए प्लस बी को लिख दिया है ये, और मॉड ए माइनस बी को हम लोगों ने लिख दिया है ये। अब हम एक काम करेंगे बेटा, ये दोनों तरफ का ना अंडर रूट हटा देते हैं। दोनों तरफ अंडर रूट आ रहा है तो दोनों तरफ अंडर रूट का कोई काम नहीं है, हमने हटा दिया। हमारे पास में बना ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab कॉस थीटा। ओके, यहाँ हमारे पास में बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab और यहाँ है मेरे पास में कॉस थीटा। ओके स्टूडेंट, अब आप देखिए बेटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर फिनिश, माइनस के 2ab कॉस थीटा को हम ले आएंगे इधर, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 4ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। हम लिख पाएंगे स्टूडेंट कि कॉस थीटा की वैल्यू है 0 के इक्वल। यहाँ से पूरा सॉल्व करके हमें ये पता चला कि कॉस थीटा 0 के इक्वल है, और कॉस की वैल्यू 0 तब होती है जब एंगल होता है 90 डिग्री। एंगल कितना होता है? एंगल होता है 90 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि ए के और बी के बीच में जो एंगल बनेगा हमारा, यहाँ पर इस क्वेश्चन में वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जो एंगल बनेगा हमारा वो 90 डिग्री के इक्वल बनेगा बच्चों। यहाँ ए और बी के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री के इक्वल बनेगा। ऐसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया हो बच्चों। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। देखिए बच्चों, इसके बाद हमारे पास में आता है बेटा एग्जाम्पल नंबर 2, और एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास में मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ए वेक्टर। देखो यार, ये हम लोगों को ना गिवन दिया गया है, ए वेक्टर मॉड ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ए। प्रॉब्लम बनी हमारे पास में फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये प्रॉब्लम बनी बेटा हमारे पास में। हमें ए और बी के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है कि कितना होगा। ठीक है, देखते हैं कि कैसे करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व। वैसे तो बहुत आसान है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। कैसे करेंगे इस पर आप लोग गौर करिएगा। भाई आप ये देखो बेटा कि इस मॉड ए प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ। इस मॉड ए प्लस बी को मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ है कॉस थीटा। ओके स्टूडेंट, वेरी नाइस। मॉड ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? मॉड ए को मैं सिर्फ ए लिख सकता हूँ। मॉड ए को मैं लिख सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ ए, और कुछ नहीं, सिर्फ ए। और मैंने ए उसे लिख दिया ऐसे। अब इसके बाद देखो बेटा, हम इधर से हटाएंगे अंडर रूट, इधर से अंडर रूट हटेगा, उधर स्क्वायर लग जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर फिनिश। इसके बाद देखिए आप लोग बेटा, ये बी स्क्वायर चला जाएगा उधर, तो ये बन चुका है हमारे पास में 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस के बी स्क्वायर। देखो ये बी स्क्वायर इक्वल टू से उधर चला गया, तो ये बन गया माइनस के बी स्क्वायर। ये बी से ये स्क्वायर फिनिश। कॉस थीटा की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास में माइनस के बी अपॉन 2a, माइनस के बी अपॉन 2a, और थीटा की वैल्यू हमारे यहाँ से निकल गई कॉस इनवर्स माइनस के बी अपॉन 2a। दिस इज द एंगल बिटवीन ए और बी। इस क्वेश्चन में हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के जो बीच का एंगल हमारा होने वाला है वो इतना होने वाला है बेटा। देखो आप लोग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। मुझे तो लगता है कि बहुत आसान है, हम लोग बड़ी आसानी से कर पाएंगे, कोई दिक्कत आएगी ही नहीं हमारे सामने।
ऐसे हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। करिए जल्दी से नोट डाउन, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। अच्छा बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं बेटा हम लोग। चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास में। एग्जाम्पल नंबर 3। बेटा हम लोगों को कहा गया है मॉड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड बी वेक्टर। ये है हमारे पास में सिचुएशन। मॉड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड बी वेक्टर। प्रॉब्लम हमारे पास में ये है स्टूडेंट, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। देखो यार ये है प्रॉब्लम हमारे पास में। हमें गिवन दिया गया है ये, और हमें ए और बी के बीच का एंगल निकालना है कितना होगा। ये हमें गिवन दे रखा है, और ए और बी के बीच का हमें एंगल फाइंड आउट करना है कितना होगा। देखिए स्टूडेंट, मॉड ए माइनस बी को हम क्या लिखने वाले हैं बेटा। मॉड ए माइनस बी को हम लिखने वाले हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये लिख दिया बेटा हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab कॉस थीटा। और यहाँ है हमारे पास में मॉड बी को हम सिर्फ लिख सकते हैं बी। मॉड बी को हम लोगों ने लिख दिया है सिर्फ और सिर्फ बी के इक्वल, ठीक है बेटा। अंडर रूट हटाएंगे तो स्क्वायर लग जाएगा उधर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर फिनिश। ओके, सो ए स्क्वायर माइनस के 2ab कॉस थीटा इक्वल टू 0। बेटा मेरे पास में सिचुएशन बनेगी ये, 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। ये फिनिश हो गया। कॉस थीटा की वैल्यू हमारी यहाँ से बन चुकी है a अपॉन 2b। क्या बन चुका है कॉस थीटा? कॉस थीटा हमारा यहाँ से बन चुका है a अपॉन 2b। और फाइनल आंसर जो हमारा निकल कर आएगा वो आएगा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स a अपॉन 2b। लो बेटा, ये हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से निकल कर आएगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स a अपॉन 2b। उम्मीद है कि बातें आपको समझ आ गई होंगी। अब मैंने अभी तक की क्लास में जितनी भी चीज़ें आप लोगों को बताई हैं वो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो ऐड होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस होंगे बेटा। ये दो वेक्टर के बीच रिजल्टेंट निकालने का तरीका है, और रिजल्टेंट को हम लिखते हैं मॉड ए प्लस बी, और मॉड ए प्लस बी को हम ये लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया कि कैसे रिजल्टेंट को फाइंड आउट करना है। ये एक और एग्जाम्पल बताया कि कैसे रिजल्टेंट को फाइंड आउट करेंगे। ये एक और एग्जाम्पल है कि कैसे हम रिजल्टेंट को बनाने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, ये मॉड ए प्लस बी को लिखने का तरीका है, ये मॉड ए माइनस बी को लिखने का तरीका है। मॉड ए को हम लिख सकते हैं ए, और मॉड बी को हम लिख सकते हैं बी। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। उसके बाद एक प्रॉब्लम हम लोगों ने ये डिस्कस की बेटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार ये, कि ए और बी के बीच का एंगल बताना है। तो देखो बच्चों, मॉड ए प्लस बी को हम ये लिख सकते हैं, और मॉड ए माइनस बी को हम ये लिख सकते हैं। सॉल्व करके डिस्कस किया तो आंसर निकल गया 90 डिग्री। एक प्रॉब्लम हम लोगों ने ये डिस्कस की, और एक प्रॉब्लम हम लोगों ने ये डिस्कस की बेटा। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ आ गई होगी। अब मैं आप लोगों को एक दो प्रॉब्लम करने के लिए दे रहा हूँ, जिन्हें आप लोग खुद से ट्राई करेंगे एक बार, ठीक है। एक प्रॉब्लम है आपके पास में ये, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड बी वेक्टर। लो भैया, एंगल निकालना है आप लोगों को। एक प्रॉब्लम तो हो गई आपकी ये। दूसरा हो गया ये बेटा, ए की वैल्यू है 3 न्यूटन, बी की वैल्यू है 4 न्यूटन, और उनके जो बीच का एंगल है वो है 120 डिग्री। आपको रिजल्टेंट निकालना है कितना होगा, यानी मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है।
ये 2 क्वेश्चन है जो आप लोगों को खुद से बनाने हैं बेटा, ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। बाकी पैरेलल आपकी NCERT की क्लास भी चल रही है, मैं चाहूँगा कि उस क्लास को आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि NCERT से जितना आपको सीखने के लिए मिलेगा उतना आपको कहीं भी सीखने को नहीं मिलेगा। NCERT से बढ़िया बुक आप लोगों के लिए हो ही नहीं सकती है बेटा कोई भी। हम तो पूरी NCERT भी सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम्पलर भी सॉल्व करेंगे और प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम भी हम डिस्कस करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि हर एक क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करें, अपनी कॉपी में नोट करें, अपना क्लास वर्क कॉपी मेंटेन करें, अपनी होमवर्क कॉपी मेंटेन करें। कुछ ही दिन की बात है, 1 जुलाई से आप लोगों की क्लास को हम ऑफलाइन शिफ्ट कर देंगे, फिर आप लोगों को कोई परेशानी होने वाली ही नहीं है बेटा, ठीक है। एक DPP मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, उसके प्रॉब्लम्स आप लोगों को डिस्कस करनी है।